प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 13 ध्वनि ध्वनि के इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर इसमें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, या ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो इसका सही उत्तर होगा ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही ध्वनि का संचरण हो सकता है, इसलिए इसका उत्तर घ। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? क है छोटी लड़की की, ख छोटे लड़के की, ग पुरुष की और घ महिला की। तो इसका सही उत्तर है पुरुष की, तो घ इसका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न में सत्य और असत्य ये हमें छांटने हैं इन कथनों में से। तो पहला है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, यह कथन सत्य है। दूसरा है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं, यह कथन असत्य है। और तीसरा है, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है, यह भी असत्य है। और मानव कानों के लिए श्रव्यता का प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, तो यह सत्य है। अगला है, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होती तारतम्य उतना ही अधिक होगा, यह असत्य है। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, यह भी असत्य है। और अगला है, शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को दोलन काल कहते हैं, तो यहाँ दोलन काल आएगा। और अगला है, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है, तो यहाँ आयाम आएगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है, ये ठीक है। अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, तो यहाँ प्रदूषण आएगा। और ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है, यहाँ आवृत्ति आएगा। अब अगला एक प्रश्न है, सवाल है वो, एक बोतल 4 सेकंड में 40 बार दोलन करती है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति ज्ञात करने के लिए कुल दोलनों की संख्या बटे कुल समय, ये हम सूत्र लेते हैं। तो कुल दोलन 4 है और समय है इसका 4 सेकंड, तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 10 दोलन प्रति सेकंड या 10 हर्ट्ज। और आवर्तकाल का सूत्र होता है 1 बटे आवृत्ति, तो 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड, अतः आवर्तकाल 0.1 सेकंड या आवृत्ति तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। तो इस सूत्र के द्वारा हम इसके उत्तर को हम निकाल लेंगे। छठा भी इसी प्रकार से एक प्रश्न है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन का आवर्तकाल कितना है? तो उत्तर है, आवर्तकाल बराबर 1 कंपन में लगा समय, तो 1/500 आ जाएगा ये, और उत्तर आ जाएगा 0.002 सेकंड इसका आवर्तकाल होगा। अगला है, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। पहला है ढोलक, तो ढोलक में चमड़े का पर्दा होता है। सितार में सितार का तंतु या तार होता है। और बांसुरी में होता है, बांसुरी में वायु स्तंभ जो छेद होते हैं वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? उत्तर है, यदि संगीत की ध्वनि को तीव्र कर दिया जाए
तो अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। अतः संगीत भी कभी कभी शोर बनकर ध्वनि प्रदूषण फैलाता है। अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बताइए। तो शोर प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं, नंबर 1 वाहनों की ध्वनियाँ, दूसरा है विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, तीसरा मशीनें, लाउडस्पीकर आदि की आवाज़ होती है, फिर चौथा है ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर या रेडियो, पांचवा रसोई घर के कुछ उपकरण, और छठा है वातानुकूलक, जो एसी वगैरह है वो भी आवाज़ करते हैं, वो भी शोर प्रदूषण का कारण है। 10वां प्रश्न है, वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। उत्तर है, परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता और अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। 11वां प्रश्न है, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर दूसरा सड़क के 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, सड़क के 3 गली छोड़कर मिलने वाले मकान का, क्योंकि सड़क के किनारे वाले मकान में अत्यधिक शोर प्रदूषण होगा जिसका हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न नंबर 12 है, मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। उत्तर है, मानवों में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब देखिए, ये तो यहाँ पर ये सिरा है जो गले के बाहर आपके दिखाई देता है ये, और ये इसका आंतरिक इसकी संरचना है। तो ये स्वर तंतु है, ये ट्रेकिया है। तो आप इसका चित्र इसमें बनाएंगे। स्वर तंतु का चित्र बनाना है तो आपको इसका चित्र बनाना होगा। हम इसमें इसके अंतिम प्रश्न को लेते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एक सामान्य ज्ञान के रूप में भी ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। तड़ित का मतलब हो गया है कि जो बिजली चमकती है आपको आसमान में दिखाई देती है और उसकी एक आवाज़ आपको सुनाई देती है, दोनों एक साथ होती है। लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? यानी एक साथ दोनों होते हैं लेकिन आपको पहले तो आपको तड़ित बिजली की चमक दिखाई देती है, आवाज़ उसकी बाद में सुनती है। तो उत्तर है, प्रकाश की चाल ध्वनि की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की अपेक्षा अधिक होती है। यही कारण है कि तड़ित की चमक हम तक जल्दी पहुंच जाती है, जबकि मेघ गर्जना, जो बादल के गरजने की आवाज़ है, वो हमें बाद में सुनाई देती है। तो ये पाठ 13 ध्वनि, इस पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हमने किए हैं। बहुत सारे प्रश्न इसमें और बन रहे हैं। आप अच्छी तरह से पाठ को देखेंगे तो आप स्वयं ही कम से कम 10-15 प्रश्न इसमें और बना लेंगे। और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो अगला पाठ है इसका विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इसके प्रश्न उत्तर का वीडियो लेकर फिर अपने मिलेंगे। तब तक आनंद के साथ में रहिए और जो कार्य आपको अभी कराया है इसको अपना पूर्ण कीजिए, याद कीजिए